जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी सरकार की जो आज से 2000 साल से भी पहले अपनी सीमाओं के भीतर आने वाले हर एक विदेशी यात्री का पूरा रिकॉर्ड रखती थी। बाकायदा एक अलग पासपोर्ट विभाग था। हाँ और जो ये तय करता था कि कौन साम्राज्य में आ सकता है और कौन नहीं। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, बाजार में चलने वाली करेंसी यानी मुद्रा की जांच के लिए भी विशेष अधिकारी होते थे। मतलब ताकि कोई जाली सिक्का अर्थव्यवस्था में ना आ जाए। सही बात है। और सुनने में ये किसी आधुनिक सर्विलांस स्टेट या बहुत ही उन्नत निगरानी तंत्र जैसा लगता है, लेकिन ये ईसा पूर्व 300 के आसपास के मौर्य साम्राज्य की जमीनी हकीकत थी। वही तो, ये सोचकर ही मुझे बहुत हैरानी होती है कि प्राचीन इतिहास सिर्फ राजाओं, उनके राज्याभिषेक या उनके युद्धों की तारीखों तक ही सीमित नहीं है। एकदम सही कहा आपने। अगर हम 322 ईसा पूर्व से लेके 185 ईसा पूर्व के बीच देखें तो मौर्य साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार एक ऐसी केंद्रीय सत्ता बनाई थी जिसका ढांचा किसी आधुनिक राष्ट्र से कम नहीं था। तो आज हम इसी विषय पर बहुत गहराई से चर्चा करने वाले हैं। हम उन ऐतिहासिक दस्तावेजों और पुरातात्विक साक्ष्यों को खंगालेंगे जो इस साम्राज्य की कहानी कहते हैं। बिल्कुल। और हमारे पास इसके लिए बहुत ही ठोस स्रोत हैं, जैसे आचार्य चाणक्य का अर्थशास्त्र, जो कि कूटनीति का एक अचूक मैनुअल है, और विशाखा दत्त का नाटक मुद्रा राक्षस भी है। हाँ, और विदेशी नजरिए को समझने के लिए मेगास्थनीज और स्ट्रेबो के संस्मरण है। साथ ही सम्राट अशोक के शिलालेख, जूनागढ़ अभिलेख और उस दौर की पंचमार्क मुद्राएं भी हमारे पास हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम उस पूरे ढांचे को डिकोड करें जिसने इतनी विविधताओं वाले इस उपमहाद्वीप को एक धागे में पिरो दिया था। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस विशाल साम्राज्य की नींव आखिर कैसी पड़ी? देखिए, इसके लिए हमें 322 ईसा पूर्व में चलना होगा। उस समय नंद वंश का शासक धनानंद सत्ता में था और वो अपने भारी करों और क्रूरता के लिए बहुत कुख्यात था। अच्छा, तो मतलब जनता उससे काफी परेशान थी। बहुत ज्यादा। और इसी असंतोष का फायदा उठाते हुए गुरु चाणक्य, जिन्हें हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं, उनकी राजनीतिक सूझबूझ काम आई और चंद्रगुप्त मौर्य के सैन्य नेतृत्व ने मिलकर नंद वंश को उखाड़ फेंका। लेकिन ये नई सत्ता सिर्फ पाटलिपुत्र तक तो सीमित नहीं रही है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। चंद्रगुप्त का जो विजन था वो बहुत व्यापक था। और शायद इसीलिए स्रोतों का अध्ययन करते समय हमें एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी दिखाई देता है। मतलब यूनानी लेखकों के दस्तावेज तो चंद्रगुप्त के उल्लेख से भरे पड़े हैं। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। जस्टिन नाम के यूनानी इतिहासकार ने अपने लेखों में एक शासक का जिक्र किया है जिसे उन्होंने सैंड्रोकॉटस कहा। और एरियन तथा प्लूटार्क ने उन्हें एंड्रोकॉटस नाम दिया। सही कहा। और सदियों तक ये एक रहस्य बना रहा। फिर 18वीं सदी में जाकर सर विलियम जोन्स ने यह साबित किया कि अरे, ये यूनानी नाम दरअसल चंद्रगुप्त मौर्य के ही हैं। लेकिन यूनानी इतिहासकार इतने दूर बैठे भारत के एक राजा में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे थे? उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर के जाने के बाद उत्तर पश्चिमी भारत में जो एक पावर वैक्यूम या शक्ति शून्यता पैदा हुई थी, चंद्रगुप्त ने उसे बहुत तेजी से भर दिया था। अच्छा, तो यूनानी ये देखकर हैरान थे कि एक युवा सेनापति न केवल एक बड़े साम्राज्य को नष्ट कर रहा है बल्कि यूनानी शत्रुओं को भी खदेड़ रहा है। बिल्कुल। उनका भौगोलिक विस्तार उस समय अभूतपूर्व था। अगर हम रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख को देखें तो पता चलता है कि यह विस्तार पश्चिम में सुदूर सौराष्ट्र तक पहुंच चुका था। उस जूनागढ़ अभिलेख में एक बहुत ही कमाल की बात दर्ज है। वहां चंद्रगुप्त के एक राज्यपाल थे, पुष्यगुप्त। उन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। हाँ, और उस दौर में कृत्रिम झील बनवाना कोई छोटी बात नहीं थी। वही तो मैं सोच रही थी। उस शुष्क इलाके में खेती और अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए इतना बड़ा पानी का स्रोत तैयार करना, ये दिखाता है कि मौर्य सिर्फ जमीनें नहीं जीत रहे थे। बिल्कुल, वे एक बहुत ही स्थायी आर्थिक ढांचा भी खड़ा कर रहे थे। और इसी विस्तार ने चंद्रगुप्त को उस समय की भूराजनीति के सबसे बड़े टकराव की ओर धकेल दिया। आप सेल्यूकस निकेटर की बात कर रहे हैं, है ना? हाँ। 305 ईसा पूर्व के आसपास सिकंदर के पूर्व सेनापति और सीरियाई साम्राज्य के शासक सेल्यूकस निकेटर ने भारत की ओर रुख किया। और इन दोनों के बीच जो युद्ध हुआ उसका परिणाम चंद्रगुप्त के पक्ष में रहा।
बिल्कुल रहा। और युद्ध के बाद जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे तो यहाँ चंद्रगुप्त की कूटनीति किसी आधुनिक जियोपॉलिटिकल मैरिज अलायंस जैसी लगती है। मतलब युद्ध जीतने के बाद एक शांति संधि होती है। हाँ, और चंद्रगुप्त का विवाह सेल्यूकस की पुत्री कॉर्नेलिया से होता है। और सबसे बड़ी बात, बिना किसी और लड़ाई के सिर्फ दहेज के रूप में चंद्रगुप्त को काबुल, कंधार, हेरात और मकरान जैसे 4 विशाल राज्य मिल जाते हैं। एक ही झटके में मौर्य साम्राज्य की सीमाएं हिंदुकुश पर्वत को पार कर गईं। पर इसके बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को क्या दिया? चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 युद्धक हाथी उपहार में दिए थे। 1 मिनट, सिर्फ 500 हाथियों के बदले 3-4 देश? ये सौदा कुछ अजीब नहीं लगता? आज के नजरिए से अजीब लग सकता है, लेकिन प्राचीन दुनिया में ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक निवेश था। उस दौर में प्रशिक्षित युद्धक हाथी आज के आधुनिक टैंकों की तरह काम करते थे। अच्छा, मतलब उनकी मिलिट्री वैल्यू बहुत ज्यादा थी। बिल्कुल। सेल्यूकस निकेटर उस समय पश्चिमी एशिया में सिकंदर के अन्य उत्तराधिकारियों के साथ एक भयंकर अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। उसे उस युद्ध को जीतने के लिए एक ऐसी शक्ति चाहिए थी जो विरोधियों को कुचल सके। और चंद्रगुप्त के उन 500 हाथियों ने वो काम कर दिया। हाँ, उन्हीं हाथियों ने सेल्यूकस को इप्सिस के युद्ध में निर्णायक जीत दिलाई। तो देखा जाए तो दोनों शासकों ने अपने अपने हित साधे। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच थी। आज शायद इसी कूटनीतिक सौहार्द के चलते सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को पाटलिपुत्र भेजा था। जी हाँ, जिसे मेगास्थनीज ने अपनी मशहूर किताब इंडिका में पॉलीब्रोथा कहा है। लेकिन इतने अभूतपूर्व साम्राज्य की स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त का जो अंतिम समय था वो सत्ता के सामान्य नियमों से बिल्कुल अलग था। बहुत अलग। जैन स्रोतों के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने राजपाट त्याग दिया। उन्होंने जैन धर्म अपना लिया और दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोला चले गए। और वहां उन्होंने संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे। हाँ, संलेखना दरअसल जैन धर्म की एक अत्यंत कठोर उपवास पद्धति है। इसमें व्यक्ति धीरे धीरे अन्न और जल का त्याग कर देता है जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए। एक ऐसे सम्राट का जिसने अपना पूरा जीवन युद्ध के मैदान में बिताया हो, उसका इस चरम अहिंसक मार्ग को अपनाना, ये तो एक बहुत बड़ा दार्शनिक विरोधाभास है। बिल्कुल, ये सत्ता का एक ऐसा शांतिपूर्ण हस्तांतरण था जिसने उनके पुत्र बिंदुसार के लिए एक बहुत ही स्थिर साम्राज्य छोड़ दिया। बिंदुसार, जिनका शासनकाल 298 से 273 ईसा पूर्व तक रहा। यूनानी ग्रंथों में उन्हें अमित्र घात यानी शत्रुओं का विनाशक कहा गया है। सही कहा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वे जैन या बौद्ध धर्म के बजाय आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। आजीवक संप्रदाय, इसके बारे में थोड़ा बताइए। आजीवक संप्रदाय उस समय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन था। ये पूरी तरह से नियतिवाद या डिटर्मिनिज्म पर आधारित था। मतलब वे मानते थे कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है और मानव प्रयास का कोई अर्थ नहीं है। कमाल है। और इसके बावजूद बिंदुसार ने अपने पिता के साम्राज्य को पूरी तरह सुरक्षित रखा। उन्होंने सीरिया के साथ कूटनीतिक संबंध भी बनाए रखे। हाँ, सीरियाई नरेश एंटियोकस ने डाइमकस नामक अपना राजदूत उनके दरबार में भेजा था। लेकिन इस नियतिवादी शांति के बीच भी राज्य में सब कुछ ठीक नहीं था। दिव्यावदान जैसे ग्रंथों से पता चलता है कि तक्षशिला में एक भयंकर विद्रोह भड़क उठा था। हाँ, वो विद्रोह बहुत गंभीर था। बिंदुसार ने उसे दबाने के लिए पहले अपने ज्येष्ठ पुत्र सुसीम को भेजा, लेकिन वह असफल रहा। और फिर एंट्री होती है अशोक की। बिल्कुल। उस समय अशोक अवंती प्रांत यानी आज के उज्जैन के उपराज्यपाल के रूप में काम कर रहे थे। उन्हें तक्षशिला भेजा गया और अशोक ने बिना किसी बड़ी सैन्य क्षति के अपनी कूटनीति और शक्ति से उस विद्रोह को शांत कर दिया। यही तक्षशिला का विद्रोह अशोक के लिए एक प्रकार का लॉन्च पैड साबित हुआ। 273 ईसा पूर्व में सत्ता संघर्ष के बाद वे मगध के सिंहासन पर बैठे। अभिलेखों में उन्हें देवानाम पियदस्सी यानी देवताओं का प्रिय कहा गया है। लेकिन शुरुआत में उनका रूप काफी आक्रामक था, है ना? बहुत ज्यादा। राजाभिषेक के 8वें वर्ष में यानी 261 ईसा पूर्व में उन्होंने कलिंग पर एक भीषण आक्रमण किया। कलिंग की राजधानी तोसली थी। उनके 13वें शिलालेख में इस युद्ध का जो वर्णन है वो तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बिल्कुल। वो शिलालेख इतिहास के सबसे बड़े कन्फेशन या स्वीकारोक्ति में से एक हैं। अशोक खुद उसमें लिखते हैं कि लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख बंदी बनाए गए और उससे भी कई गुना अधिक लोग
भूखमरी और बीमारी से नष्ट हो गए। कलिंग विजय ने मौर्यों को बंगाई की खाड़ी तक सीधी पहुंच तो दे दी, लेकिन उस महाविनाश ने अशोक को अंदर से हिला दिया। और यहीं से उस नीति का जन्म होता है जिसे हम इतिहास में अशोक का धम्म कहते हैं। हाँ, चौथे शिलालेख में वे घोषणा करते हैं कि अब भेरी नाद यानी युद्ध के नगाड़ों की आवाज, उसकी जगह धम्म नाद गूंजेगा। सही है। और पहले शिलालेख में उन्होंने पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया और कहा कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। उन्होंने लुम्बिनी की यात्रा भी की थी ना अपने शासन के 20वें वर्ष में, जहां उन्होंने कर घटाकर 1/8 कर दिया था। बिल्कुल। लेकिन इन सब नीतियों को देखकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। हाँ, मेरे दिमाग में भी यही सवाल आ रहा था। क्या ये हृदय परिवर्तन वाकई एक शुद्ध आध्यात्मिक घटना थी, या फिर इतने विशाल और विविध साम्राज्य को बिना महंगे सैन्य अभियानों के एकजुट रखने का एक चतुर सॉफ्ट पावर PR अभियान था? ये बहुत ही वैध सवाल है और इतिहासकारों में इस पर लंबी बहस हुई है। अगर हम अशोक के 7वें और 8वें शिलालेख को गहराई से देखें तो वे किसी एक विशेष धर्म को नहीं थोप रहे थे। मतलब वे बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म नहीं बना रहे थे? नहीं, उन्होंने सहिष्णुता और जन कल्याण को राज्य की नीति बनाया था। उन्होंने धम्म महामात्र नाम के नए अधिकारी नियुक्त किए। अच्छा, उनका क्या काम था? उनका मुख्य काम था विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच टकराव रोकना और सामाजिक सामंजस्य बनाए रखना। मतलब धर्म को एक राजनीतिक गोंद की तरह इस्तेमाल करना, ताकि साम्राज्य में विद्रोह की कोई गुंजाइश ही न रहे। इसे एक बहुत ही परिष्कृत स्टेट क्राफ्ट कहा जा सकता है। एक ऐसा साम्राज्य जो अफगानिस्तान से लेकर सुदूर कर्नाटक तक फैला हो, उसे हमेशा तलवार के दम पर नहीं चलाया जा सकता। उसके लिए एक साझा सांस्कृतिक और नैतिक पहचान चाहिए थी। बिल्कुल। इसीलिए अशोक ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा और महारक्षित को ग्रीक क्षेत्रों में और महादेव को मैसूर भेजा था। हाँ, तो ये केवल बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं था, ये मौर्य साम्राज्य के सांस्कृतिक प्रभाव का विश्वव्यापी विस्तार था। ये सब सुनने में तो बहुत आदर्शवादी लगता है, लेकिन मुझे जिस बात ने सबसे ज्यादा उलझा दिया है वो ये है कि इस धम्मनाद को जमीन पर लागू कैसे किया गया। आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है शांति और सहिष्णुता की घोषणाएं राजधानी से कर देना एक बात है, लेकिन हजारों मील दूर बैठे आम नागरिक से उसे मनवाना, इसके लिए किस प्रकार का प्रशासन काम कर रहा था? ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। इस आदर्शवाद को वास्तविकता में बदलने के लिए मौर्यों ने एक ऐसा प्रशासनिक पिरामिड खड़ा किया था जो प्राचीन दुनिया में बेजोड़ था। तो ये प्रशासन कैसे बटा हुआ था? पूरा साम्राज्य प्रशासनिक सुविधा के लिए 5 प्रमुख प्रांतों में विभाजित था। जैसे उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, अवंती राष्ट्र जिसकी राजधानी उज्जैनी, बिल्कुल, और कलिंग प्रांत जिसकी राजधानी तोसली थी, दक्षिणापथ जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी, और अंत में प्राची या मध्य देश जिसकी राजधानी खुद पाटलिपुत्र थी। इन बड़े प्रांतों का प्रशासन तो सीधे राजघराने के कुमार या आर्यपुत्र संभालते थे, है ना? हाँ, लेकिन असली नियंत्रण का रहस्य विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन में छिपा था। प्रांतों को मंडलों में बांटा गया था जो आज की कमिश्नरी की तरह थे, और मंडल के नीचे विषय होते थे यानी जिले, जिनका प्रमुख विषयपति कहलाता था। बिल्कुल सही। और इसके नीचे की इकाइयां तो मुझे किसी आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था से भी ज्यादा जटिल लगती हैं। हाँ, जैसे स्थानीय जो 800 गांव का समूह था, द्रोणोमुख 400 गांवों का और खारवाटिक 200 गांवों का समूह था, और संग्रहण 10 गांवों का समूह था। और सबसे नीचे थी प्रशासन की मूल इकाई ग्राम, जिसका प्रमुख ग्रामीणी होता था। जरा सोचिए, केंद्र में बैठा एक शासक 10 गांवों के एक छोटे से क्लस्टर को भी एक संगठित ढांचे के माध्यम से ट्रैक कर रहा था। लेकिन ये सब बिना आधुनिक इंटरनेट या फोन के कैसे संभव था? मतलब पाटलिपुत्र से चला कोई आदेश अफगानिस्तान की सीमा पर बैठे किसी ग्रामीणी तक कैसे पहुंचता था? इस विशाल नेटवर्क को बांध कर रखने का काम करता था उनका गुप्तचर और संचार विभाग। अच्छा, जासूसों का नेटवर्क? हाँ, राजा की आंख और कान कहलाने वाले विशेष अधिकारी होते थे जिन्हें प्रतिवेदक कहा जाता था। अशोक के छठे शिलालेख में इनका बहुत स्पष्ट उल्लेख है।
मैंने पढ़ा है कि सम्राट ने आदेश दिया था कि चाहे वो भोजन कर रहे हों या शयन कक्ष में हों, प्रतिवेदक किसी भी समय सीधे उन तक जनता की रिपोर्ट पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, ये 24 घंटे चलने वाले कंट्रोल रूम जैसा हो गया। और विभागों का प्रबंधन देखने वाले अधिकारियों की जो सूची है वो भी कम हैरान करने वाली नहीं है। स्रोतों में विभिन्न अध्यक्षों यानी सुपरिंटेंडेंट्स का जिक्र मिलता है। हाँ, हर चीज के लिए एक अध्यक्ष होता था। जैसे सूनाध्यक्ष बूचड़ खानों का प्रबंधन देखते थे, नवाध्यक्ष जहाजरानी और जलमार्गों पर नियंत्रण रखते थे, और जैसा कि हमने शुरुआत में बात की थी, मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट और वीजा जैसी व्यवस्था को देखते थे। बिना आधिकारिक मोहर के राज्य में प्रवेश वर्जित था। ये सब एक बेहद केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की ओर इशारा करता है। इतने विशाल नौकरशाही और सेना का खर्च वे कैसे उठाते थे? इसके लिए मौर्यों ने कराधान या टैक्सेशन का एक बहुत ही वैज्ञानिक मॉडल विकसित किया था। मंत्री परिषद में 2 सबसे महत्वपूर्ण पद होते थे। एक समाहर्ता और दूसरा सन्निधाता, है ना? बिल्कुल। समाहर्ता आज के रेवेन्यू सेक्रेटरी की तरह आय का मुख्य संग्रह करता था और सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष था। कर प्रणाली को लेकर मुझे एक चीज ने बहुत आकर्षित की, सीता और भाग का अंतर। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। सीता वो आय थी जो सीधे राज्य के स्वामित्व वाली कृषि भूमि से आती थी। वहाँ दासों और कैदियों से खेती करवाई जाती थी। और भाग जो था वो स्वतंत्र किसानों की उपज पर लगने वाला कर था, जो 1/6 से 1/4 के बीच होता था। सही कहा। और आपातकाल के लिए प्रणय नाम का एक अतिरिक्त कर भी था। लेकिन सबसे बड़ी आमदनी तो व्यापारिक कर से होती होगी। बिल्कुल। प्रवेश यानी आयात कर जो विदेशी माल पर लगता था, वो लगभग 20% तक होता था। ये दिखाता है कि राज्य व्यापार को प्रोत्साहित तो कर रहा था, लेकिन नियंत्रण भी कड़ा था। और इस पूरे तंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक मानकीकृत मुद्रा प्रणाली तो अनिवार्य थी। मौर्यों की मुख्य राजकीय मुद्रा पर्ण थी ना। पर्ण चांदी का 3/4 तोले का सिक्का होता था। और जालसाजी से बचने के लिए रूपदर्शक यानी मुद्रा परीक्षक का पद बनाया गया था। उस समय की वेतन संरचना को देखने पर भी अर्थव्यवस्था का असली आकार समझ आता है। प्रशासन के सबसे निचले कर्मचारी को सालाना 60 पर्ण मिलते थे और शीर्ष मंत्रियों और सेनापति का वेतन 48,000 पर्ण था। ये तो एक बहुत ही तीव्र आर्थिक असमानता दिखाती है। व्यापार को सुरक्षित बनाने के लिए मार्गों का जाल भी बिछाया गया था, जैसे उत्तरापथ। हाँ, उत्तरापथ सबसे प्रमुख था, जो पुरुषपुर यानी आज का पेशावर से लेकर पाटलिपुत्र और बंगाल के ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक जाता था। और व्यापारियों के बड़े बड़े संगठन थे, जिन्हें श्रेणी, निगम और सार्थवा कहा जाता था। इस अथाह धन और व्यवस्थित प्रशासन का परिणाम हमें मौर्यों की वास्तुकला में भी देखने को मिलता है। चंद्रगुप्त का पाटलिपुत्र का महल मुख्य रूप से लकड़ी का बना था। मेगस्थनीज ने तो उसकी भव्यता की तुलना ईरान के सूसा और एकबताना के महलों से की थी। बिल्कुल। इसके बाद अशोक ने वास्तुकला में पत्थर का उपयोग शुरू किया। उन्होंने आजीविकों के लिए बराबर की पहाड़ियों में सुदामा और कर्ण चौपड़ जैसी गुफाएं बनवाई और मध्य प्रदेश में सांची का महान स्तूप बनवाया। साथ ही साम्राज्य के चप्पे चप्पे पर शिलालेख और स्तंभ लेख लगवाए, जिनमें रुम्मिनदेई का स्तंभ लेख सबसे छोटा है। इन शिलालेखों से जुड़ा एक पहलू मुझे किसी जासूसी उपन्यास जैसा लगता है। ये लेख ब्राह्मी, खरोष्ठी और ग्रीक लिपियों में लिखे गए थे, लेकिन सदियों तक भारत में इन्हें कोई पढ़ नहीं सका। हाँ, इनका रहस्य समय के साथ दफन हो गया था। कंधार से जो द्विभाषी अभिलेख मिला है, जो ग्रीक और आरामाइक में है, उससे पता चलता है कि मौर्य स्थानीय आबादी की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन भारत में मौजूद ब्राह्मी लिपि को समझना तो एक बड़ी चुनौती थी। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी प्राचीन सुपर कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव मिल गई हो, लेकिन उसका पासवर्ड किसी को नहीं पता। बहुत सही तुलना की आपने। और फिर 1837 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसिप ने ब्राह्मी लिपि का वो पासवर्ड क्रैक किया। उन्होंने अक्षरों के पैटर्न को समझकर पता लगाया कि ये लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। अगर जेम्स प्रिंसिप ये डिकोडिंग ना करते तो क्या हम कभी जान पाते कि देवानम पियदस्सी ही अशोक है? शायद कभी नहीं। जेम्स प्रिंसिप की वो खोज ऐतिहासिक अनुसंधान में एक युगांतरकारी घटना थी। उसी के बाद हम मौर्यों के उदय से लेकर उनके पतन तक की कहानी समझ पाए। और इतनी शानदार व्यवस्था होने के बावजूद 185 ईसा पूर्व तक आते आते ये विशाल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया।
स्रोतों में इस पतन के अलग-अलग सिद्धांत मौजूद हैं। बिल्कुल, जैसे हरिप्रसाद शास्त्री मानते हैं कि अशोक की अहिंसक और कर्मकांड विरोधी नीति ने ब्राह्मणों में भारी असंतोष पैदा कर दिया था। और हेमचंद्र राय चौधरी मानते हैं कि अति शांतिप्रिय नीति ने साम्राज्य की सैन्य भावना को मार दिया। वहीं डीडी कौशाम्बी इसे एक आर्थिक संकट मानते हैं, क्योंकि इतने बड़े प्रशासन और सेना का बोझ अर्थव्यवस्था नहीं उठा पाई। और डीएन झा इसे कमजोर उत्तराधिकारियों का परिणाम मानते हैं। देखिए, इन सभी सिद्धांतों का अपना महत्व है। किसी भी विशाल साम्राज्य का पतन किसी एक कारण से नहीं होता। अशोक के बाद कोई भी ऐसा दूरदर्शी शासक नहीं हुआ जो इस जटिल मशीनरी को संभाल सके। एक तरफ राजकोष खाली हो रहा था और दूसरी तरफ उत्तर पश्चिम की सीमाओं पर यवनों यानी बैक्ट्रियन ग्रीक के आक्रमण का दबाव बढ़ रहा था। जब केंद्र कमजोर होता है तो सुदूर प्रांत सबसे पहले टूटकर अलग होने लगते हैं। और अंततः 185 ईसा पूर्व में वो घटना घटी जिसने इस साम्राज्य का अंत कर दिया। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सरेआम हत्या कर दी। और पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर शुंग वंश की नींव रखी। इसके साथ ही उस साम्राज्य का अंत हो गया जिसने पहली बार भारत को राजनीतिक रूप से एक किया था। मौर्य साम्राज्य की विरासत सिर्फ राजाओं की वंशावली नहीं है। ये शासन, न्याय प्रणाली और एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का पहला भारतीय मास्टर क्लास था। बिल्कुल, उन्होंने दुनिया को दिखाया कि ये संस्थाओं के जरिए एक उपमहाद्वीप को कैसे चलाया जा सकता है। इस चर्चा ने वाकई उस युग की एक बहुत ही सजीव तस्वीर हमारे सामने रख दी है। राजाओं और युद्धों से परे हमने उस मशीनरी को देखा जो साम्राज्य को चलाती थी। सही कहा। लेकिन इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक ऐसा गहरा विरोधाभास सामने आता है जिस पर विचार करना बहुत जरूरी है। वो क्या? ये इतिहास की कैसी विडंबना है कि सम्राट अशोक की जिस शांति, सहिष्णुता और धम्म की नीतियों ने उन्हें सदियों के लिए महान बना दिया, शायद उसी अहिंसक नीति ने धीरे धीरे उस अजय सैन्य ढांचे को अंदर से खोखला कर दिया। वही ढांचा जिसने चंद्रगुप्त के समय सिकंदर के उत्तराधिकारियों को घुटने टेकने पर मजबूर किया था। बिल्कुल। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या पूर्ण अहिंसा और राज्य का शांतिपूर्ण विस्तार अंततः किसी साम्राज्य के जीवन काल की कीमत पर ही आता है।